बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाल कर यहाँ आए। सबसे पहले आप सबों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम सरवर अली है और मैं प्रदेश महासचिव हूँ, और मेरे दाहिनी साइड में तारिक अनवर तिवारी साहब हैं जो जनता दल युवा के सचिव हैं। आज जो बुलाने का मकसद है वो ये है कि आपको मालूम होगा कि जब वक्फ के विरोध में उलमाए हिंद वाले ने एक धरना का आयोजन किया था, उसमें लोगों ने अपना विरोध जताया था। उसमें आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी गए थे और जनसुराज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता वहां जाके धरना प्रदर्शन पे जाके अपना विरोध जताया था। और उसके 2 ही दिन के बाद आप लोगों को मालूम होगा कि इमारत शरिया जो मुसलमानों का सबसे बड़ा अदारा है, जो पटना का हेडक्वार्टर है, उस पर हमला बोला गया। और हमला बोलने वाले सिर्फ और सिर्फ वो लोग थे जो जनता दल के ही लोग थे, जो जनता दल, क्योंकि अदारा ने ये कहा था कि इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री के इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हो। वैसे लोग जो सरकार के चट्टे बट्टे हैं, जो सरकार के गुंडे टाइप के लोग हैं मुसलमान में, ये बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूँ, वो जाकर पुलिस के द्वारा, पुलिस से ये लेकर समर्थन लेकर पुलिस के साथ जाकर इमारत शरिया पे हमला किया। जन स्वराज पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, इसका बिल्कुल विरोध करती है कि इस तरह का जो मुसलमानों के आधार पे किया गया, ये बिल्कुल ही घटिया किया गया है और ये हम समझते हैं कि ये बहुत ही गलत काम किया गया है। दूसरा ये है कि वक्त पर जिस तरह से कुछ आरजेडी के लोग ये कहते हैं कि भाई वक्त पे आपको मैं ये इसलिए बुलाया हूँ कि आपको पता होगा कि 2010 में पार्लियामेंट में यही लालू प्रसाद यादव जी ने ये कहा कि वक्त पे पूरी एक कानून बननी चाहिए और कड़ी कानून बननी चाहिए। मैं आरजेडी के लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आप दोहरी नीति क्यों अपनाते हैं, ये ढोंगी बात क्यों करते हैं। आप 2010 में आप वक्फ के खिलाफ कानून बनाना चाहते हैं और अभी बोलते हैं कि वक्फ के साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। मैं समझता हूं आरजेडी जब से सरकार में आई है, तकरीबन मैं आपको बता रहा हूं कि पटना में, बिहार में वक्फ की 8600 प्रॉपर्टी है, जिसमें 25% प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट है, कब्जा है। 15 साल आरजेडी सत्ता में रही, क्या उसको चाहती तो उसको अगर मुसलमान का खैरखा होता, मुसलमान के लिए वो सोचता, जबकि वो जानता है कि 14% उनके जाति के लोग हैं और 18% मुसलमान हैं, जिनकी वजह से, जिनके वोट से वो 15 साल सत्ता में रहे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने मुसलमानों के लिए अब तक क्या किया। आप तो, ये मैं कह रहा हूं कि साहब 15 सालों में आपने किसी संगठन में किसी सही से आपने भागीदारी नहीं दी, आपने विधानसभा में सही से भागीदारी नहीं दी, आपने लोकसभा में सही से भागीदारी नहीं दी, और आप मुसलमान की खैरखा की बात करते हैं। ये ढोंगी बात छोड़िए और इस तरह की बात करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। मुसलमान आप समझ चुका है कि आप इस तरह की बात करना, वोट सिर्फ लेना और मुसलमानों को एकदम बिल्कुल अपने तरफ से दरकिनार कर देना, ये आरजेडी की पॉलिसी नहीं चलेगी। और मैं अभी पूछना चाहता हूं कि अभी जो उनका संगठन है, उन संगठन में उनका क्या मुसलमानों की भागीदारी है। आप समझ सकते हैं कि भाई अपने घर से आप 3-3 लोगों को लोकसभा का उम्मीदवार बनाते हैं, लेकिन जो 18% जिनका वोट लेते हैं, पूरे बिहार में 2 टिकट आप लोकसभा का देते हैं और आप बात करते हैं। आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि 18% वोट में मुसलमानों का 15 साल से लेकर सत्ता में रहा, और आप एक उप मुख्यमंत्री के लिए नहीं सोच सकते हैं। जब बारी आती है तो मुख्यमंत्री आप ही बनिएगा, उप मुख्यमंत्री भी अपने बेटे को बनाइएगा। तो मुसलमानों के साथ जो आप इस तरह का दोहरा चरित्र अपना रहे, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब मुसलमान इन बातों को समझने वाली नहीं है। मुसलमान को एक विकल्प आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जनस्वराज पार्टी आ चुकी है, और मैं आपके माध्यम से सारे मुसलमानों को मैं आगाह करना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों, आप देखो 15 साल आपने आरजेडी को देखा, 30 साल आपने कांग्रेसों को देखा, लेकिन वही कांग्रेस जब 30 साल तक सत्ता, 35 साल तक सत्ता में रहा, तो आपकी हालत उन्हीं की बनाई हुई कमेटी, सच्चर कमेटी कहते हैं कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, और फिर हम उनको आजमा के देख लिया। हाँ, आरजेडी को 15 साल देख लिया। मेरा आप लोगों से वो नम्र निवेदन है, मुसलमानों से आग्रह है कि आप लोग एक नई विकल्प जनस्वराज पार्टी आई है,
जो जिनकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं, वो 40 सीट देने की बात कर रहे हैं, उनकी मंशा है कि हम बिहार के पलायन को रोकें। अगर सही मानों में देखा दिया जाए तो 2001 के बाद 45% मुसलमानों को यहाँ से कमाने के लिए पलायन करना पड़ा, जबकि सत्ता में 15 साल ये रही आरजेडी रही। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक मौका मिला है, जन स्वराज पार्टी की तरफ आप देखिए, परखिए, समझिए और जन स्वराज पार्टी को अपना एक ये बनाकर चलिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जन स्वराज के साथ आएंगे तो आपके बच्चे की भविष्य बेहतर हो सकती है। मैं अब इन्हीं बातों को बोल के मैं अपने साथी चंपानी साहब को दे रहा हूँ। और पार्टी के महासचिव सरवर अली साहब ने बहुत ही डिटेल में आपको बातें बताई। जहाँ तक सवाल है जन स्वराज पार्टी का और हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी का, इस वक्त के मामले पर उनका स्टैंड बहुत ही क्लियर है। उनका आप लगातार इंटरव्यू भी कर रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से भी उनको सुन रहे हैं, और आपने देखा होगा कि जब जमीयत उलमा हिंद, इमारत शरिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा और भी बहुत सारी मुस्लिम तंजीमों ने जब गर्दनी बाग में वक्त का जो संशोधन बिल आया उसके खिलाफ में जब धरना उन्होंने आयोजित किया, तो हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी वहां पर गए और उन्होंने समर्थन दिया। उसके अलावा और भी कई मीडिया चैनल्स के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है कि वक्त की जो ये पूरी रिवायत रही है, जो पूरी एक आज़ादी के बाद से ही जो पूरा एक सिस्टम रहा है, कल्चर रहा है, कुछ सोच समझ कर ही हमारे पूर्वजों ने संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान समिति के जो सदस्य थे या उनके बाद के जो नेता थे, उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही वक्फ बोर्ड जैसा एक संस्था बनाया और मुसलमानों को उससे लाभान्वित करने की कोशिश की। हो सकता है कि बहुत सारी उसमें त्रुटियां रही होंगी, कमी रही होंगी, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मरीज को मार देना या मरीज को जहर दे देना मरीज का इलाज नहीं है, बल्कि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको दवा देकर उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में एनडीए गवर्नमेंट ने, मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की सरकार ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया है, वो बिल्कुल ही किसी मरीज को, किसी व्यक्ति को जहर देने के बराबर है। अगर सरकार की मंशा अगर इस वक्फ को सुधारने की थी, वक्फ बोर्ड में जो लूट खसोट है उसको अगर ठीक करने की थी, तो और भी बेहतर विकल्प हो सकते थे। लेकिन इस तरीके से एक समाज को टारगेट करके, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके ये कानून बनाना कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। रही बात दूसरे दलों की, जनता दल यूनाइटेड जो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी है, अगर आप इसके इतिहास को देखेंगे तो इनके जितने भी बड़े नेता हैं, सभी ने किसी न किसी तरीके से वक्फ की जमीन को लूट कर रखा है। उनकी पार्टी के मुस्लिम एमएलए जो तो है नहीं, मुस्लिम जो एमएलसीज हैं उनके या उनके पार्टी के बड़े नेता हैं, सभी ने वक्फ की जमीन को किसी न किसी तरह से बंदर बांट करके रखा है। आप सोचिए कि एक ही व्यक्ति वक्फ बोर्ड का चेयरमैन पिछले 20 सालों से है, वो भी नीतीश कुमार के जो गृह लोकसभा क्षेत्र बाढ़ हुआ करता था किसी जमाने में, वहां से आते इरशादुल्ला साहब लगातार वही चेयरमैन है। आखिर वजह क्या है कि एक ही व्यक्ति को नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल से चेयरमैन बना रखा है? ये सोचने और समझने वाली बात है। दूसरी बात, आरजेडी की अगर हम देखते हैं तो आरजेडी भी लंबे टाइम तक बिहार में सत्ता में रही है, कांग्रेस भी लंबे टाइम तक बिहार में सत्ता में रही है, केंद्र में सत्ता में रही है, या इधर के भी दिनों में अगर देखते हैं जब से 2005 के बाद नीतीश कुमार की सरकार जब आई है, तो इसमें भी आरजेडी को 2 बार मौका मिला। अगर आरजेडी वाकई में ईमानदार थी वक्फ के मामले को लेकर, तो इस बीच में बहुत सारे सुधार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको भी मालूम है कि आने वाले दिनों में जब कभी उनको मौका मिलेगा तो उनको भी लूटने में आसानी होगी। इसलिए आप देखेंगे कि जब संसद भवन में वक्फ को लेकर जब पूरी बहस हो रही थी, तो आप देखेंगे कि उस एग्रेशन के साथ इस बहस में किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया। अभी तक जितने भी कानून बनाए जाते थे या किसी बिल पर चर्चा होती थी, हमें याद है कि जब पोटा का कानून जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त में कितने लोग एग्रेसिव थे, या न्यूक्लियर डील पर जब पूरा एक डिबेट चला, 2-3 दिनों तक पूरा डिबेट चला, तो कभी संसद की कार्रवाई ठप होती थी, कभी लोग लॉबी में चले आते थे, कभी वेल में आकर हल्ला मचाते थे। लेकिन वक्फ बिल पर लोगों ने सिर्फ अपना भाषण दिया है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से डिसरप्ट नहीं किया कि सरकार को सोचने पर भी मजबूर होना पड़े। क्योंकि विपक्षी दल है, जाहिर सी बात है कि तृणमूल कांग्रेस हो या आरजेडी हो
या कांग्रेस हो या दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको अपना कोरम भी पूरा करना है। अगर वो विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष ने अगर कोई कानून बनाया या कोई बिल लाया है तो उनका विरोध करना उनका नैतिक धर्म बन जाता है। अगर वो विरोध नहीं करते हैं तो जब चुनाव के टाइम में आएंगे तो जो उनके कोर वोटर हैं उनसे क्वेश्चन करेंगे, तो ये उनकी मजबूरी है। लेकिन मनसा अगर देखेंगे तो मनसा उनका साफ नहीं दिखता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले दिनों में मौका मिलेगा तो वो भी जमीन को बंदरबाट करेंगे। पूरी एक हिस्ट्री है, सोगरा वक्फ स्टेट हो, अभी मैं मोतिहारी का रहने वाला हूँ, मोतिहारी में ऐसे कई मामले हैं। हमको लगता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का कई ऐसा जमीन है जिसको आज तक ट्रेस नहीं किया गया, डेटा में है अवेलेबल हो, लेकिन वो जमीन कहाँ पर है किसी को पता नहीं, पिछले 25, 30, 40 सालों में पता नहीं है। तो पिछली जो सरकारें रही है उनकी भी नीयत कहीं ना कहीं खराब थी, इसलिए उनके लोग भी काबिज है। साउथ बिहार में अगर कब्रिस्तानों को अगर आप देखने जाएंगे, जो पुराने कब्रिस्तान है, आप पता कीजिए कि उन कब्रिस्तानों पर कब्जा किसका है। न मुसलमानों के हाथ में है वो, न सरकार के हाथ में हो, किनके हाथों में है। ये सब चीजें पहले से भी होती आई है और अभी भी हो रही है। जनसुराज का बहुत स्पष्ट मानना है कि इस बिल में बहुत सारे सुधार किए जाने हैं, जो संशोधन बिल लाया गया है। तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से और राष्ट्रपति जी से और सुप्रीम कोर्ट से सबसे मैं ये अपील करना चाहता हूं कि जो कुछ मुसलमानों की जो तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके जो क्वेश्चंस है, उनके जो अमेंडमेंट है, उनको भी माना जाए। क्योंकि जब बहस चल रहा था उस बहस में विपक्षी दलों की तरफ से बहुत सारे अमेंडमेंट सुझाए गए थे, लेकिन उन अमेंडमेंट्स को भी नहीं माना गया, या जेपीसी की तरफ से जो अमेंडमेंट सुझाए गए थे उनको भी नहीं माना गया। तो सत्ता पक्ष को इतना भी निरंकुश नहीं होना चाहिए, उनको मुसलमानों का गुड फेथ हासिल करना चाहिए, मुसलमान तंजीमों से बैठकर बातचीत करनी चाहिए, उनके बुद्धिजीवियों से बैठकर बातचीत करनी चाहिए, तब चलकर वक्फ अमेंडमेंट बिल में आगे जो है ना सरकार इसको लेकर चले। इससे ये होगा कि जो यहाँ पर मुसलमान है, हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, आपस में एक समन्वय बनेगा, एक भाईचारा बनी रहेगी, और जो हमारी सैकड़ों हजारों साल की जो तहजीब रही है, संस्कृति रही है, उसको भी ताकत मिलेगी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर आपके कोई सवाल हो तो हम लोग उसका जवाब देने। 9 नए कानून जोड़े गए हैं, कौन से आपको प्रॉब्लम? देखिए, कानून पता है ना आपको जो जोड़े? बिल्कुल बिल्कुल। कौन से प्रॉब्लम? देखिए, इसमें जो सबसे प्रॉब्लम वाली चीज है उसमें यह है कि ये जो वक्फ होता है, वक्फ का मतलब ही होता है कि ऐसी जमीन जो कि ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, अल्लाह के नाम पर जो है उसको डोनेट कर दिया गया। तो इसमें यह कहा गया कि कोई व्यक्ति 5 साल तक उसको ये साबित करना होगा कि वह मुसलमान है या नहीं है। ऐसा कोई थर्मामीटर इस देश में, इस दुनिया में नहीं है जिससे आप किसी के फेथ को आप टेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आज यहाँ पर मुसलमान हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं हिंदू के स्क्रिप्चर्स को पढूं, उनके धार्मिक ग्रंथों को पढूं और मैं उससे प्रभावित हो जाऊं और मैं हिंदू बन जाऊं। या आप हिंदू हैं, हो सकता है कि आप मुसलमान इस्लाम के टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उनके साहित्य को पढ़ते हैं, उनके धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और आप इस्लाम से प्रभावित हो गए और आपने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, आप मुसलमान हो गए और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। और इसका पता सरकार को कैसे होगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है कि 5 साल साबित करना होगा, सर्टिफिकेट देना होगा कि आप मुसलमान है या नहीं है, ये अपने आप में बहुत ही समस्या वाली चीज है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। ये एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने ये तय कर दिया है कि इस बोर्ड में, वक्फ बोर्ड के जो मामलात होंगे उसमें कंपलसरी कर दिया है कि मुसलमानों के अलावा गैर मुसलमान भी उसके मेंबर होंगे। अभी तक आप देखेंगे कि इस देश में जितने भी बोर्ड है, जितने भी मंदिर हैं, तो सर 1995 का जो एक उसमें भी आप मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ इस पर, मैं आ रहा हूँ, उसको हटा दिया गया। इसमें ये हुआ है, अगर आप कानून की बात कर रहे हैं तो आप जो है ना बराबर, कहीं भी किसी भी देश का जो कानून होता है वो सब समाज के लिए बराबर होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी मंदिरें हैं जहाँ पर एकदम से रिस्ट्रिक्शन है कि मुसलमान नहीं होंगे। तमिलनाडु में बहुत सारी ऐसी मंदिरें हैं, केरल में बहुत सारी ऐसी मंदिरें हैं जहां पर एकदम से रिस्ट्रिक्शन है कि हिंदू के अलावा कोई भी उस बोर्ड का मेंबर नहीं होगा। तो यहाँ एकदम से कंपलसरी आपने क्यों कर दिया? एकदम से आप कंपलसरी नहीं कर सकते किसी के रिलीजियस बिलीफ में, नहीं, इसमें रिस्ट्रिक्शन ला दिया गया है कि आपको 2 रखना ही रखना है। एकदम नहीं भटका कि 1995 वाले में MP, MLA, MLC को आप 2 लोगों को रखते हैं, बिल्कुल ठीक है ना,
उस जगह पे ला दिया गया कि सिया दो गैर मुस्लिम सदस्य, कम से कम एक सदस्य सिया सुन्नी और मुसलमानों के पिछड़े वर्गों से और दूसरा बोहरा और आगा खानी समुदायों से एक सदस्य होना चाहिए। क्या गलत? ये तो वही वाली बात हो गई कि सिया वक्फ बोर्ड, आप जानते हैं कि पहले से अलग, बिहार में अगर आप हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ सिया वक्फ बोर्ड भी अलग है, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अलग है। आप जो आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, बहुत चालाकी से महिलाओं के लिए तो आरक्षित कर दिया गया है, लेकिन जिस पसमानदा समाज की बात हो रही है, पिछड़े समाज की बात हो रही है, उसके लिए कहीं भी ये नहीं कहा गया है, कहीं भी रिजर्व नहीं किया गया। आप अगर बिल को सही से पढ़ेंगे तो कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि 1 मेंबर हो, 2 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, उनको रिजर्व किया ही जाएगा। ये एक अज्यूम कर लिया गया है कि उनको रखना है, लेकिन कहीं भी उनके सीट को रिजर्व नहीं किया गया, अगर आप जो है उस कानून को सही से पढ़ेंगे। अच्छा सर, इसमें अगर 2 हिंदू रह जाएंगे तो इससे परेशानी क्या है? क्या आप हिंदुओं पर विश्वास नहीं है या क्या? नहीं, बात हिंदुओं पर विश्वास की नहीं है, बात है कि फिर आपको उसके पैरेलल जितने भी मंदिरों के बोर्ड हैं, जितने जो मंदिरों के बोर्ड है, वहां भी आपको ये बताना पड़ेगा कि वहां भी हिंदू रह सकते हैं, वहां भी बौद्ध रह सकते हैं, वहां भी जैन रह सकते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल चीज हो जाएगी, सिमिलरिटीज आ जाएगी। नहीं रहना चाहिए। तो आप बिल वहां लाइए संसद में, इस प्रकार की बिल संसद में लाइए। नहीं, ये इसीलिए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और केंद्र सरकार से हम ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक समाज को टारगेट मत कीजिए, बाकी के लोगों में भी बराबरी लेकर आइए। हम बोल रहे हैं कि ना ही इसमें मस्जिद तोड़ने की बात हुई है, ना ही इसमें किसी की जमीन हथियाने की लेने की बात की है कि उसको लेके इसको दे देना है, उसको ये करना है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी जितने भी निकले मस्जिद से नमाज करके, वो कह रहे हैं कि अब हम लोग को भगाया जाएगा, काटा जाएगा। मतलब इस तरह के माहौल को क्रिएट कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जो इस देश में एक प्रकार से अराजक की स्थिति मुस्लिम समाज बना रही है और इसे दुनिया देख रही है। और वक्फ कानून भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा कोई भी अरब कंट्री में नहीं है। तब आपको इसकी सही जानकारी नहीं है। वक्फ, एक मिनट, वक्फ को यहाँ स्टेट गवर्न करती है, यहाँ जो है भारत में सरकार गवर्न करती है, वक्फ बोर्ड बना दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ का ये मामला होता है कि अगर किसी ने ओरली भी कह दिया कि ये जमीन हम वक्फ करते हैं, तो वो जमीन वक्फ हो जाती है। एक मिनट यहाँ, एक मिनट बात तो सुनिए। अगर घोटाला हो रहा है, मैं वही बात मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये बात कही थी कि अगर मरीज जो है आपके पास पहुंचा है तो उसको दवा से इलाज कीजिए, न कि उसको आप जहर देकर उसको मारने की कोशिश कीजिए। 75 साल से तो दवा से इलाज हो रहा था ना। नहीं, कुंडली मार के बैठे हैं लोग। बिल्कुल, मैं उनको भी टारगेट कर रहा हूँ कि जो ज्यादा लीज नहीं देना है। आप लोग सैकड़ों साल से लीज दे रहे हैं। यही तो सरकार से, आरजेडी से मैं सवाल कर रहा हूँ, जेडीयू से मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप लोगों ने भी पिछले 15 सालों में, 20 सालों में जो भ्रष्टाचार था उसको आपने ठीक नहीं किया। आपने मौका फराहम किया है, आपने मौका दिया है, तभी तो अभी वर्तमान सरकार इस पर चाबुक चला रही है। अगर आपने मौका नहीं दिया होता, वो कांग्रेस की सरकार हो या आरजेडी की सरकार रही हो या जेडीयू की सरकार रही हो या दूसरे स्टेट में जो सेकुलर पार्टियों की सरकार रही हो, अगर उन्होंने मौका अगर नहीं दिया होता, अगर वो लोग अगर इस मामले को अगर ठीक कर दिए हुए होते, तो शायद ये मामला आज तक इतना लंबा नहीं बढ़ता। लेकिन देश के गृह मंत्री ने संसद में जब ये सवाल उठा कि इसमें गैर मुस्लिम कोई भी नहीं है, तो देश के गृह मंत्री ने कहा कि नहीं, गैर मुस्लिम कोई नहीं है, उसमें बोहरा समाज और दूसरे समाज से लोग जोड़े गए। और आज भी पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनाज हुसैन ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि कोई दिखा दे उस कानून में कि गैर मुस्लिम सदस्य इसमें शामिल किया गया। भाई ये तो प्रेशर के बाद जो है उन्होंने खत्म किया, लेकिन जो पुराना बिल जो ड्राफ्ट था उसमें ये चीजें संसद में जो पास हुआ, संसद में किरण रिजिजू का जब आप भाषण सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि भाई, जैसे केरल में एग्जाम्पल दे रहे, केरल में होता क्या था कि जो वहां के अगर गवर्नर अगर मुसलमान होते थे, वहां के अगर गवर्नर मुसलमान होते थे तो उस बोर्ड में वहां के गवर्नर नहीं होकर किसी दूसरे हिंदू को शामिल कर लिया जाता था। लेकिन यहाँ क्या किया गया, ये कहा गया कि अगर कलेक्टर अगर होते हैं वहां के, अगर हिंदू कलेक्टर अगर वहां के होते हैं तो एक तो ऐसे ही उसकी संख्या बढ़ जाती है, बढ़ती है नहीं बढ़ती है, या सेक्रेटरी अगर होते हैं तो संख्या बढ़ती है नहीं बढ़ती है, बढ़ती है। ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है ना कि अगर एक
ट्रिब्यूनल बनाया गया था, वक्त ट्रिब्यूनल बनाया गया था, उसको भी अपॉइंट कौन कर रहे थे? सरकार ही अपॉइंट कर रही थी ना। जब वक्त ट्रिब्यूनल, जब वहां पर जुडिशियल रिव्यू हो जा रहा है, सब कुछ वहां हो जा रहा है, तो फिर एक डीएम को आप जबरदस्ती वहां पर स्थापित क्यों करना चाह रहे हैं? अच्छा, हम बातचीत कर रहे हैं क्या? अच्छा चलिए एक बात बताइए, बिहार में जो भी कानून लागू हुआ है इसमें आप किसको ज्यादा दोषी मानते हैं, आरजेडी को या बीजेपी जदयू को? अभी तो जाहिर सी बात है कि अभी तो सत्ता में जेडीयू है। जाहिर सी बात है कि जो सत्ता में होता है क्वेश्चन उससे ज्यादा होते हैं। जेडीयू सत्ता में है, क्वेश्चन जेडीयू से ज्यादा होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उसको हम क्लीन चिट देते हैं। नहीं, तो भाजपा के लिए तो आप लोग ऐलान करते थे मस्जिद से कि भाजपा को वोट नहीं देना। इमाम बुखारी का स्टेटमेंट था, जो बुखारी साहब का, कि भाजपा को वोट नहीं, तो भाजपा से अपेक्षा। तो एक ही मामला नहीं है ना, अपेक्षा सरकार से, अपेक्षा भाजपा से नहीं है, अपेक्षा सरकार से। सरकार सेकुलर होती है, पार्टी सरकार कह रही है कि हम हिंदुओं के लिए है, उसके कार्यकर्ता। सरकार सेकुलर होती है, स्टेट सेकुलर होती है। कहीं आपको ये डर तो नहीं कि ज्यादा से ज्यादा एक मिनट भाई साहब, एक मिनट देखिए, सरकार हमेशा सेकुलर होगी, पार्टी कम्युनल हो सकती है, सरकार सेकुलर होगी, स्टेट सेकुलर होगी। देखिए एक बाय नेचर स्टेट सेकुलर होगी। देखिए एक अच्छा सर, हम बोल रहे हैं एक कानून पास हो गया तो इस देश का संविधान मानिएगा या सरिया कानून से चलेगा? नहीं, ठीक है, जो संविधान है, संविधान तो पूरे देश में सर्वोपरि है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आपने पूछा कि भाई आप लोगों को तकलीफ क्या है। तकलीफ सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो सरकार की नीयत है वो बिल्कुल गड़बड़ है। सरकार की नीयत अगर अच्छी होती तो सारे, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो आप सब एक मिनट पहले मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, पहले मेरी बात पूरी होनी चाहिए। तो ऐसे भाई सबका साथ, सबका विश्वास, सबकी विकास करते, आपने क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया? आप अगर एक तबका को चाहते तो आप एक कॉन्फिडेंस में लेते। दूसरी बात यह है कि जो सदियों से चला आ रहा है वक्फ बोर्ड, जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जैसे लोग, पटेल जी जैसे लोग जो इस देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने तो कही कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ के साथ रहा। तो भाई आप उसमें अमेंडमेंट करने की बात, आपके पास मुद्दों की कमी है क्या? आपको देश को दुनिया के मैप पे कैसे ले जाना, आपको उसकी फिक्र नहीं है क्या? आप देश में बेरोजगारी, उसकी फिक्र आपको नहीं है? आपको शिक्षा बहुत स्तर गिर गया है, उसमें फिक्र आपको नहीं है? आपको फिक्र है कि वक्फ आप जानते हैं कि एक धर्म से जुड़ा हुआ चीज है, तो आपको छेड़ने का मकसद नहीं है, इसलिए उनकी नीयत खराब है। नीयत खराब है, मैं उनके नीयत पे कह रहा हूँ, नीयत से तकलीफ है। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी यही बात करें कि उनकी नीयत पे तकलीफ। सर्वज उसी जगह पे आ गए। प्रशांत किशोर ने मुझे पर्सनल इंटरव्यू में कहा कि कानून से हमें कोई ये परहेज नहीं है, लेकिन मोदी की नीयत पर हमें। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि नीयत उनका खराब है। नहीं, कानून को मानेंगे नहीं, हम कह रहे हैं कि वक्त पे अभी इंटरफेयर उनको क्यों करना चाहिए? नहीं, ये नहीं, कानून को सर्वोपरि है, कानून को मानने की बात नहीं है। एक मिनट, आपका जो सवाल था ना, कभी भी एक बात याद रखिए, स्टेट जो होती है, जो सरकार होती है, वो सेकुलर नेचर की होती है। पार्टियां जो है, पार्टियां अपने आइडियोलॉजी के साथ चल सकती है, लेकिन स्टेट, इसलिए ये यहाँ पे जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, ये सरकार द्वारा बनाए गए कानून का विरोध कर रहे हैं। वोट दिए ना दिए, ये जो है सेकेंडरी चीज है। सेकुलरिज्म पे हम बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये देश सेकुलर तभी तक है जब तक बहुसंख्यक हिंदू है। इस बात ये तो सब मान रहे हैं। ये देश सेकुलर है। इसे कहाँ परहेज किया जा रहा है? खत्म